नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। पूर्व कांग्रेस राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह कदम चुनाव के उस समय पार्टी के लिए एक झटका माना जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी नेतृत्व की कार्यप्रणाली और टिकट बंटवारे पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई जगह रॉकेट कैंडिडेट यानी पैरासूट लैंडिंग करा दी कैंडिडेटों की, जो पिछले कई सालों से कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पथभ्रमित हो गई। आगे उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा देने से पहले प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत से मुलाकात कर अपनी बातें रख चुके हैं। और कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बिट्टू कर्नाटक हरीश रावत के बेटे जैसे हैं और बिट्टू कर्नाटक का कांग्रेस छोड़ने की वजह हरीश रावत से पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्या वजह हुआ जिसकी वजह से बिट्टू कर्नाटक को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। तो आपको बता दें कि नहीं प्रेस क्लब हरीश रावत जी से पूछिए कि बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस क्यों छोड़ी है, क्योंकि बिट्टू कर्नाटक माननीय हरीश रावत जी के बहुत करीबी लोगों में से एक है। और मैं तो यहाँ कहूंगा कि बिट्टू कर्नाटक तो माननीय हरीश रावत जी के दत्तक पुत्र हैं। ये बात हरीश रावत जी से पूछी जानी चाहिए, क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, क्या कारण ऐसे थे, इसका जवाब हरीश रावत जी से पूछिएगा। धन्यवाद। सारी चीजें हम कांग्रेस में इस वक्त तनाव है, खास करके तब जब निकाय चुनाव दहलीज पर आकर खड़ा है और ऐसे में बिट्टू कर्नाटक का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां नए साल के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से देवभूमि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की अपील भी की। आंग्ल नववर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इस नववर्ष आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। मुझे विश्वास है इस नववर्ष उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के मार्ग पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2025 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं आदर्श राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है। साल 2024 में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बड़े पैमाने पर धार्मिक स्ट्रक्चर के नाम पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। मजार जिहाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने 5000 एकड़ से ज्यादा की जमीन मुक्त कराई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2025 में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। जहां भी सरकारी जमीन धार्मिक अतिक्रमण के नाम पर कब्जाई जाएगी, उसे खाली कराया जाएगा। बिल्कुल देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखने के लिए ये अभियान बहुत आवश्यक है। इसमें 5000 एकड़ से अधिक ज़मीनें अतिक्रमण से मुक्त हुई हैं और
ये अतिक्रमण आगे भी जहाँ जहाँ हैं उसको मुक्त कराने का अभियान हमारा और तेज़ी से चलेगा। डेमोग्राफी में कोई परिवर्तन न हो, इसके लिए लगातार हमारी पुलिस विभाग के लोग लगातार वेरिफिकेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। तो नए साल के आगाज के साथ धामी सरकार ने दावा किया है कि जो वादे 2024 में किए गए थे उनमें से अधिकांश पूरे हुए हैं। ठीक वैसे ही 2025 में भी किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और यह कह रहा है कि 2024 पूरी तरह से बेहाल रहा, सरकार ने कोई काम नहीं किया। लेकिन सरकार के इन दावों और विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर इंडिया वॉइस ने खास रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए 2024 का साल चुनौतियों भरा रहा। सरकार और बीजेपी संगठन के चश्मे से देखें तो धामी सरकार ने 2024 के भीतर ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। जबकि कांग्रेस का तर्क है 2024 बेहाल रहा, 25 में चुनौतियां कई हैं। वैसे तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किए जाने की खूब चर्चाएं हुई। यही नहीं, धामी सरकार ने साल 2024 में सख्त दंगा विरोधी कानून, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षेत्रीय आरक्षण जैसे कई बड़े फैसले लिए। इसी आधार पर बीजेपी तर्क दे रही है कि पिछले 3 साल के कार्यकाल को देखें तो धामी सरकार ने उत्तराखंड के भीतर कई बड़े बड़े फैसले लिए। बकायदा बीजेपी की लिस्ट पर गौर फरमाएं तो 32 ऐसे फैसलों का जिक्र बीजेपी कर रही है जिस पर वो इतरा रही है। बीजेपी का तर्क है कि सख्त दंगा विरोधी कानून, 81,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग, सरकारी विभागों में रिकॉर्ड भर्तियां, अवैध अतिक्रमण हटाने से 5 एकड़ सरकारी भूमि अवैध कब्जा धारकों से मुक्त करवाई, राज्य आंदोलनकारियों को क्षेत्रीय आरक्षण लागू किया, फिल्म नीति से क्षेत्रीय फिल्मों की डिमांड बढ़ी, एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य टॉप रहा, बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा देने में सरकार सफल रही, उच्च शिक्षा में नई छात्रवृत्ति लागू की गई, पिथौरागढ़ में यात्री विमान उतरने लगे, ग्रामीण सड़कों को मंजूरी मिलने में तेजी आई, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई, शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हुई, खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण देने का फैसला हुआ, दिल्ली में राज्य अतिथि गृह बनाकर उपलब्धि हासिल की, विश्व आयुर्वेद देहरादून में हुई, शहीद आश्रित अनुदान राशि बढ़ाई गई, सस्ती बिजली देने का काम किया गया, भू कानून के लिए जमीन तैयार की गई, देहरादून शहर में बिजली की लाइन को भूमिगत किया गया, सांस्कृतिक गौरव को नई पहचान मिली, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत हुई, पर्यटन के लिए पुरस्कृत गांव किए गए, विजिलेंस में रिकॉर्ड 38 गिरफ्तारियां, 75 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया, सोलर ऊर्जा से उत्तराखंड राज्य जगमगाने लगा, राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख के पार पहुंची, राज्य में प्रवासी सम्मेलन की शुरुआत हुई, भारतीय न्यायाधीश संहिता लागू की गई, लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई, एम्स अस्पताल में एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू हुई, लाल कुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन की शुरुआत हुई, आपदा प्रबंधन में उत्तराखंड राज्य अव्वल रहा। मगर विपक्ष बीजेपी की इस उपलब्धियों की लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है, जबकि भाजपाई इसे मील का पत्थर बता रहे हैं। मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हों या समूची भाजपा हो, 2022 का विधानसभा चुनाव यूसीसी पर ही लड़ा और यूसीसी की ही डुगडुगी 2022 से लेकर 2024 तक पीटते रहे, यानी कि पूरे 2 साल बीत गए। और तो और लोकसभा चुनाव में प्रांत दर प्रांत यूसीसी लाने वाले पहले राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित प्रसारित अपने आप को करके आ गए हैं पुष्कर सिंह धामी। और यदि उनसे पूछा जाए कि यूसीसी कहाँ है तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया। यहाँ उत्तराखंड में यूसीसी लागू ही नहीं हुआ है और प्रचार प्रसार पूरे देश विदेश में चल रहा है। तो जो भेड़िया आया की कहावत इन्होंने यूसीसी के मामले में चरितार्थ की, वही भू कानून के मामले में होने जा रहा है। जितने मुंह उतनी बातें हैं भाजपा के अंदर, धड़ेबाजी इतनी है कि रावण के तो केवल 10 सर थे, इनके 1 दर्जन से ज़्यादा सर हैं। तो ऐसे में एक राय एक स्वीकार्यता पर या सर्वानुमति तो इनकी बनती नहीं है। तो कहीं ना कहीं भू कानून के नाम पर एक गाजर लटकाई जा रही है उत्तराखंड के जनमानस के सामने। हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य प्रगति करते हुए 2047 की ओर आगे बढ़ेगा, अपना योगदान देगा। हमारी आर्थिकी
बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। 22,500 करोड़ रुपए हमको अपने राज्य के जो कर हैं उसमें हिस्से के रूप में मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हर प्रकार से हम सशक्तता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 2025 ये बताएगा कि डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब होता है। यानी चुनौती कई हैं मगर उम्मीदें भी हैं। तो ऐसे में 2025 उत्तराखंड के लिए उम्मीदों का नया सूरज भी लेकर आया है। अबे कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो 2025 में उत्तराखंड के विकास को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि बीजेपी सरकार प्रदेश के विकास को लेकर निरंतर काम कर रही है। केंद्र सरकार की तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं और कनेक्टिविटी से लेकर मेडिकल की सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रदेश के विकास को लेकर बीजेपी सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है, 2047 में भारत की आजादी के स्वर्णिम जयंती के मौके पर देश की अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। उनका दावा है कि प्रदेश के विकास के लिए निरंतर बीजेपी सरकार काम कर रही है। 2025 2047 की ओर आगे बढ़ता हुआ कदम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम सब मिलकर के 2047 में जब स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि उसमें उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश होगा। उन्होंने कहा भी है कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो भारत के अग्रणी राज्यों में होगा। 2025 में हम 25 वर्ष पूरे कर लेंगे। इस दृष्टि से भी यह गौरवशाली वर्ष होगा। अनेक योजनाएं केंद्र से हमको मिल रही हैं, 2 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं चल रही हैं। वो रोड कनेक्टिविटी में ऑल वेदर रोड हो, एक्सप्रेस वे हो, फ्लाईओवर्स हो, नेशनल हाईवे हो। तो मुख्यमंत्री आवास देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए साल के आगमन पर पर्यटकों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए साल के दौरान ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित यातायात प्रबंधन किए जाए। पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दो 2024 की विदाई हो चुकी है, 2025 शुरू हो चुका है। 2025 शुरू होते ही कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य रजत जयंती वर्ष में यहाँ पर प्रवेश कर गया है। 2024 उत्तराखंड के लिए बड़ा उपलब्धियों भरा कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होती रही है। चाहे यूसीसी कानून हो, सख्त नकल विरोधी कानून हो, सख्त दंगा रोधी कानून हो, या फिर आरक्षण देने की बात हो। सरकार ने जिस तरीके से कदम यहाँ पर उठाए हैं, जो कार्य यहाँ पर किया, उससे उत्तराखंड की जनता को ही लाभ यहाँ पर मिला है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड की विश्व के पटल पर एक नई पहचान यहाँ पर मिली है। चाहे वो G20 की बैठकों का सफलपूर्ण आयोजन यहाँ पर करना हो या इन्वेस्टर समिट के जैसे आयोजन यहाँ पर निवेश के लिए बुलाना, लोगों का आयोजन हो, उन सभी से उत्तराखंड की एक नई पहचान बनी और उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर यहाँ पर हुआ है। कोशिश यही है कि 2025 के लिए जो सरकार ने लक्ष्य निर्धारित करे, उन लक्ष्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास यहाँ पर किया जाए ताकि उत्तराखंड की एक नई पहचान बन सके और उत्तराखंड राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी से उठकर विकासशील राज्यों की श्रेणी से उठकर विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके और हर राज्यवासियों की जो मुरादें हैं, जो सपने उन्होंने देखे, वो यहाँ पर पूरे हो सके। कैमरामैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने नए साल के जश्न के दौरान सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को और अधिक दुरुस्त किया जाए। आपातकालीन प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन यानी SOP जारी की है। सभी अस्पतालों से इस गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि नए साल और शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान सभी अस्पतालों को इमरजेंसी मैनेजमेंट की व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए।
तो उत्तराखंड परिवहन निगम की जर्जर बसों को अब पहाड़ नहीं चढ़ाया जाएगा। जो बसें अपनी आयु यानी कि अपना एज पूरा कर चुकी हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा और जहां जरूरत है वहां नई बसें चलाई जाएंगी। पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड उपलब्ध करा दिया है। इससे जल्द ही 100 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हालांकि बीते 6 महीनों में भी 108 नई बसें खरीदी जा चुकी हैं। दिल्ली मार्ग पर आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए भी परिवहन निगम बसों की व्यवस्था कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एमडी परिवहन निगम का पदभार ग्रहण किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या निगम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इसका सुधार किया जाए और कैसे ही इसको प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाए। इसके लिए जो हम लोगों ने अभी तक जो असेसमेंट किया है उसमें देखा है कि कुछ गाड़ियाँ हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पे कोई भी जर्जर गाड़ियाँ ना चले और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है और फंड भी प्रोवाइड किया है जिसमें हम लोग कुछ नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। लगभग 130 गाड़ियाँ विगत 6 महीने के अंतर्गत खरीदी जा चुकी हैं और हम लोग 100 नई गाड़ियों को खरीदने का प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के साथ में BS6 लागू होने की वजह से हमें गाड़ियों के नई गाड़ियाँ खरीदने का पुरानी गाड़ियों में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग नई गाड़ियाँ खरीद कर दिल्ली में हो रही जो समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग नई रूट का भी असेसमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर डिमांड है और कोई गाड़ियाँ वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे हम लोगों का ये प्रयास रहेगा वहाँ पे गाड़ियाँ चलें ताकि यात्रियों को सुविधाएँ हों। साथ ही साथ हम लोग लीन सीज़न और पीक सीज़न का भी असेसमेंट करके चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि लीन सीज़न में हमें सवारियां काफ़ी कम मिलती हैं, बट हमारी रूट्स पे उतनी गाड़ियां उपलब्ध रहती हैं जिसकी वजह से भी निगम को घाटा होता है। तो हम लोग ये भी असेसमेंट कर रहे हैं कि जहाँ पर जितनी डिमांड है हम उतनी गाड़ियों को वहाँ पर प्लेस करें। उत्तराखंड में परिवहन निगम की जो बसें हैं वो जर्जर हालत में है और उनको सुधारने के लिए अब बेड़ा कहीं ना कहीं प्रबंधक रीना ने उठाया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब उत्तराखंड के अंदर जितनी भी जर्जर बसें हैं उनको पहाड़ी रूट पे जाने से रोका जाएगा और उनको बैन किया जाएगा, क्योंकि पहले ही देखिएगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली जाने से कई बसों को रोका गया था और लगातार इस तरीके से जो बसें हैं वो जर्जर हालत में हैं क्योंकि वो चलने की लायक नहीं है, उनको बदला जाएगा। हालांकि सरकार ने नई बसें खरीदने के लिए बजट भी जारी कर दिया है परिवहन निगम के लिए और अभी तक देखा जाए तो 130 बसें नई खरीदी भी गई हैं जिनको अलग अलग रूटों पर लगाया गया है। वहीं प्रबंधक ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अब जो नई बसें खरीदी जाएंगी वो कई तरीके की बसें खरीदी जाएंगी, यानी छोटी और बड़ी, उसमें सभी तरह की बसें होंगी और जहाँ पर आवश्यकता होगी जिस रूट पर आवश्यकता होगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में हम लगातार देखते हैं कि जर्जर हालत की बसें होने के कारण कहीं ना कहीं हादसे लगातार देखने को मिलते हैं और वो हादसे ना हो और कहीं ना कहीं परिवहन निगम की एक प्राथमिकता है कि लोगों की जो जान माल की सुरक्षा है वो सुरक्षित रहे और वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो जर्जर हालत की जो बसें हैं उनको अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, यानी कि उनको नीलाम किया जाएगा और नई बसें उन रूटों पर लगाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात ये उत्तराखंड को मिलने जा रही है कि अब परिवहन की जो बसें होंगी वो कहीं ना कहीं सही हालत में होंगी और यात्री भी सुरक्षित होंगे। इंडिया वॉइस, धनराजगढ़, देहरादून। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लक्सर से है, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ जाने से राहुल नाम के एक व्यक्ति की पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क दुर्घटना के बाद मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो वहीं प्रदेश के सीएम धामी के नेतृत्व में इस साल शीतकालीन यात्रा का सफलतापूर्वक संचालन किया गया और जिलाधिकारी सौरभ गरहराव के निर्देशन में जनपद रुद्रप्रयाग में भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में यात्रा की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित और प्रशंसनीय ढंग से की गई। इन्हीं उत्कृष्ट प्रबंधों के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। साल 2024 के अंतिम दिन और 2025 के पहले दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी हजारों तीर्थयात्री भगवान शिव के दर्शन के लिए ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में उपस्थित हुए।
श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पहल के साथ में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पूर्ण रूप से इस यात्रा की व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य कार्य अधिकारी और समस्त कर्मचारीगण दृढ़ संकल्पित हैं कि इस शीतकालीन यात्रा में जो भी यात्रीगण आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनकी सुगमता से, सरलता से इस दिव्य यात्रा को करवाई जाए और जिसके लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भरसक प्रयास कर रही है। तो आज तक इस दिव्य स्थान पर कई तीर्थयात्रियों ने दर्शन किया। 8,784 यात्रियों ने इस स्थान पे आकर के दर्शन किए और इस दर्शन का पुण्य लाभ वो ले रहे हैं। जितना महात्म्य श्री केदारनाथ जी की यात्रा का है, उस का ही महात्म्य इस दिव्य स्थान पे आने से, भगवान के दिव्य साकार स्वरूप के दर्शन करने से भक्तों को मिलता है। इस स्थान पे आइएगा, भगवान का दर्शन कीजिएगा, भगवान का अर्चन कीजिएगा, उनकी उपासना कीजिएगा और भगवान श्री केदारनाथ जी का, श्री मद्मेश्वर जी का, श्री ओमकारेश्वर जी का दिव्य आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा। जय श्री केदार। तो वहीं पौड़ी जिला अस्पताल पौड़ी का संचालन आज से स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जाएगा और विभाग ने अस्पताल के बेहतर संचालन को प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक और 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की है, लेकिन अभी किसी ने ज्वाइनिंग नहीं की है, जिसके चलते सीएमओ पौड़ी ने एसएमओ को अस्पताल के पीएमएस की जिम्मेदारी सौंप दी है और आसपास के अस्पतालों से 9 डॉक्टरों को व्यवस्था के तौर पर तैनात किया गया है। जिला अस्पताल पौड़ी का संचालन पीपीपी मोड के तहत महंत इंद्रेश अस्पताल प्रशासन देहरादून द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने जनवरी 2021 में जिला अस्पताल पौड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावो, घड़ियाल और बारो खाल को पीपीपी मोड पर दिया था और महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून प्रशासन द्वारा 31 दिसंबर की शाम अस्पताल के संपूर्ण संचालन का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया। अभी फिलहाल हमारे ही जनपद के 9 डॉक्टर्स ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, जिनसे हम ओपीडी और इमरजेंसी की सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे। और फिलहाल इसमें स्पेशलिस्ट जो है हमारे पास एक ही उपलब्ध है, वो भी महिला जो जनरल सर्जन है। और बाकी यहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है उसने 41 करीब नर्सिंग स्टाफ ने ज्वाइन कर लिया है, जिनको आज ही रोस्टर बना के विभिन्न जो हमारे डिपार्टमेंट में उस पोस्टिंग दे दी गई है। और कोशिश हमारी ये है कि इसको धीरे धीरे यहाँ की व्यवस्थाओं को पटरी पे लाया जाए। हमने तो महानिदेशालय से जो जिन डॉक्टर की यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो यहाँ पे पोस्टिंग की गई थी, उनको ये कहा गया था कि जब हैंड ओवर हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करिए। तो फिलहाल तो अभी ना पीएमएस ना किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने ज्वाइन नहीं किया है। तो हमने अभी अपने निदेशालय से आग्रह भी किया है और बाकी सीएमओ से भी आग्रह किया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको तुरंत एक तरफा रिलीफ करके यहाँ पे भेज दें, क्योंकि ये जिला अस्पताल है, यहाँ पे लोड भी काफी ज्यादा है, तो हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की यहाँ पे बहुत जरूरत है। ये पिछले 4 सालों से पौड़ी का जिला अस्पताल जो है वो पीपीपी मोड पे चल रहा था। इंद्रेश द्वारा इसको चलाया जा रहा था, जो कि कल शाम को इसका अनुबंध खत्म हो गया। अब ये अस्पताल जो है ये सरकार द्वारा ही चलाया जाएगा, जिसकी व्यवस्था काफी हद तक हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। कुछ डॉक्टर्स जो हमने अपने पेरीफेरी से यहाँ पे भेजे हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, स्टाफ नर्सेस ने ज्वाइन कर लिया है। हमारे पास टेक्नीशियंस भी हैं और लैब के भी हैं और एक्सरे टेक्नीशियन भी है। तो धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पे आ जाएगी, उसी में हम लोग लगे हुए हैं। तो देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।